Hello, guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the remaining part of biodiversity. This is the second part of biodiversity, means biological diversity, right? As I have promised to you that I will provide ecology and environment along with इकोनॉमिक्स राइट सो आज का लेक्चर जो होगा वो होगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे मतलब बायोडाइवर्सिटी पे और फिर कल का जो लेक्चर आ जाएगा वो होगा फिर से इकोनॉमिक्स पे। इस तरीके से हम एक टाइम पे दोनों को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। फिर मैं दो सब्जेक्ट्स और ले लूँगा, उसमें हिस्ट्री आपका आएगा मॉडर्न पार्ट अच्छे तरीके से, और ज्योग्राफी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी और मॉडर्न वाला पार्ट हिस्ट्री जो है कहीं और से नहीं पढ़ना, मैं वो अच्छे तरीके से कवर करूँगा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ से आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, यहाँ से आप और शायद मैथ्स भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे हो। तो एक टाइम पे आपको इस हिसाब से चलना होगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा जीएस एक साथ पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता 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 सब कुछ कवर हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप चलते जाओ, देखते रहो, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंट मतलब रोज आप आधा घंटा दे दो एक टॉपिक के ऊपर, रोज रोज आधा घंटा रोज। अब ये कम कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा, टाइम भी आप इंक्रीज करोगे खुद जब वो फ्लो बन जाएगा आपका। जितना एग्जाम नजदीक है फ्लो भी बन जाता है, ठीक है, और वो चीज़ें भी याद रहती है उतनी। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपने बीच में तोड़ दिया, बीच में आप ये सोचोगे कि नहीं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ेंगे, परसों नहीं पढ़ेंगे, अब और बीच में पढ़ेंगे, या एक ही दिन में पूरा पढ़ोगे, ऐसा ये काम नहीं करेगा। अगर आप कैन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो तो आप कोई कुछ भी लाइफ में कर सकते हो। मतलब कुछ भी इन द सेंस कि आप जब को हैबिट बन जाएगा ना उस चीज़ को करने के लिए, फिर आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटोगे। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आपकी प्रिपरेशन इतनी नहीं रहेगी एसएसबी के लिए। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम पर फिर तैयारी करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने वो एक हैबिट बनाया होता है स्टिंग का, एक जगह पर बैठने का, बुक्स के साथ हैबिट आपने बनाया होता है, बुक्स पढ़ना, वो कोई भी बुक हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा पढ़ोगे, 5 दिन नहीं पढ़ोगे, फिर सिक्स्थ डे पढ़ोगे। नहीं, रोज़ पढ़ो, लेकिन कम 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 पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो होगा वो है किस पे। आई एम प्रेजेंट इस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हैविंग मोर देन 1,05,000 सब्सक्राइबर्स आई थिंक, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भी मैंने एक परसों बताया था आपको, बायोडाइवर्सिटी मैंने स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसने दिया, टर्म बायोडाइवर्सिटी की किसने दी है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी के बारे में बताया था मैंने। कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं, आईयूसीएन ने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी बोल सकते हो आप इसको, या इसको ये भी बोल सकते हो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी बोल सकते हो, आपको अपनी मर्जी है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। इसने क्या बोला इसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसने बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई किया किसके बेस पे, जीन्स के बेसिस पे, स्पीशीज़ के बेसिस पे, और इकोसिस्टम या कम्युनिटी के बेस पे। तो दैट मीन्स कितने कंपोनेंट्स होते हैं फिर बायोडाइवर्सिटी के, आपको बोलना है 3 कंपोनेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी एज पर यूनाइटेड नेशंस इंटर आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो गामा डाइवर्सिटी मैंने बोला था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मतलब ये हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या फ़ायदा हमें मिलता है, क्या क्या चीज़ ऐसे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी से हम हासिल कर सकते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। underpins all the ecosystem services और forms the basis of all the ecosystem services। मतलब समझो क्या होता है जो बायोडाइवर्सिटी जो है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में हम किसकी बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज, या क्या प्रोवाइड करता है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल द इकोसिस्टम सर्विस। जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज होती है, मैं बताऊंगा ये सर्विस का मतलब क्या है,
उसके लिए एक बेस प्रिपेयर करता है। कौन? ये बायोडाइवर्सिटी। नंबर फर्स्ट समझो, नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसकी जो है दैट इज प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता ही रहता है। कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? बायोडाइवर्सिटी। जो कि बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की क्या क्या हमें कौन कौन सी प्रोविजनिंग सर्विसेज हमें मिलती है, कौन कौन सा चीज़ हमें इससे मिलता है। अगर आप देखोगे, जब आप देखते हो फॉरेस्ट्स की बात करते हो आप, फॉरेस्ट्स की बात करो, वाइल्ड एनिमल्स की आप बात करते हो, ग्रासेस की बात करते हो, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में, ओशंस की बात करेंगे, लैंड की बात करो, ठीक है, जो भी बायोडाइवर्सिटी आप ये देख सकते हो। सबसे पहले प्रोविजनिंग सर्विस में फूड हमें क्या मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से हमें फूड मिलता है। प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड। फूड किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम किसका पार्ट है? वो है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट। उसके बाद फाइबर हमें मिलता है कहाँ से? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से फ्यूल वुड हमें मिलता है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, हमें फूड भी मिलता है, फाइबर भी हमें मिलता है, फ्यूल वुड जिसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर हम करते हैं, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास लैंड है या ओशन हमारे पास या फॉरेस्ट से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एग्रीकल्चर भी हम प्रोडक्शन करते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है। ये भी किसके अंदर आ जाएगा? ये भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो मेडिसन चीज़ें जो है, बाकी चीज़ें जो भी आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में, ड्रग्स की बात करेंगे, वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करता है, मतलब इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करता है। 50% ऑफ कंपाउंड्स कम्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स है, इसका 50% जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से हमें मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। आई होप यहाँ तक सबसे पहली सिग्निफिकेंस आपको समझ आई होगी। इसका मतलब क्या होता है? प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विस का मतलब है फूड का मिलना, फाइबर, फ्यूल वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलता है। किससे मिलता है? बायोडाइवर्सिटी। नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, दैट इज रेगुलेटिंग सर्विसेज। इस बायोडाइवर्सिटी से क्या रेगुलेट होता है? मतलब ये एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट्स की बात करेगा यहाँ पर, या ओशंस की बात करेगा, क्योंकि ये सारा कुछ किस में आता है? बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो रेगुलेटिंग सर्विसेज, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये किसको रेगुलेट करता है? क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। कौन? बायोडाइवर्सिटी। अब देखो कैसे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट्स हैं। ध्यान से समझो इस पॉइंट को, फॉरेस्ट्स हैं हमारे पास। अब होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के में क्या है? डिफरेंट गैस हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर्स है हमारे पास, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। जब इसका मतलब जब हम किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ से क्या होता है? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, अर्थ के सरफेस से क्या होता है, जो रेज़ आती है सनलाइट से, वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। जब सन से रेज़ आती है, अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ उन रेज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जब कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उनको ट्रैप कौन करता है? जो एटमॉस्फेरिक गैसेज़ होते हैं, इनको ट्रैप करता है। तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा किनको, रेज़ को, जो अर्थ से रेज़ निकलते हैं जिनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उनको एब्ज़ॉर्ब करता है। जब उनको एब्ज़ॉर्ब करता है उन रेडिएशंस को, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, हीट जो है, वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। किसका? एटमॉस्फेयर का। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ये आपको पता ही है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें पता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हमारे पास, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारे पास, मतलब बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, बात करें ओशंस की, बात कर रहे हैं, तो जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? उसको कौन ट्रैप करता है? जो भी फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको? इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो हीट अप नहीं हो जाता है ज़्यादा। तो क्या होता है? एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। तो दैट मीन्स इन एटमॉस्फेयर को क्या बोलते इसको,
फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्ट्स एज ए कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन करता है। इसलिए बोला जाता है ना, जब भी ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्ट्रेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाओ, सो दैट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट्स इसलिए एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करना होता है। फूड तब तक प्रिपेयर नहीं होगा जब तक सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। जिस जिस तरीके से हमारे पास हमें हमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए ना, तो उनको क्या होना चाहिए? प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स को क्या चाहिए? उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये भी एक सिग्निफिकेंस है, रेगुलेटिंग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। कैसे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है? मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट मीन्स फॉरेस्ट एक्ट्स एज ए कार्बन सिंक। क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट क्या एक्ट करते हैं, क्या रोल है फॉरेस्ट का? आपको बोलना है कि फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दैट मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होता है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट की बात करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। जब भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं कार्बन सिंक और क्या करते हैं? और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। याद रखो, और ऑक्सीजन क्या होता है? वो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो यूटिलाइज होता है कब? एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं। और इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? जो ये फॉरेस्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। याद रखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो आपको बोलना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। किसके ज़रिए से? फॉरेस्ट के ज़रिए से। या आप ये भी बोल सकते हो ओशंस भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ओशंस को भी बोला जाता है कार्बन सिंक, और एटमॉस्फेयर को भी, सॉरी, फॉरेस्ट को भी बोला जाता है कार्बन सिंक। और यहाँ पर इसी प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि ये सिक्वेस्ट्रेशन बोला जाता है इसको, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किस में कहाँ पर? जो प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट की बात करें, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है एटमॉ इसका, बायोडाइवर्सिटी का। मोर देन 1000 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन फॉरेस्ट्स। कितना बोला जाता है? मोर देन 1000 बिलियन, 1000 बिलियन जो है टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है किसमें? उस फॉरेस्ट के जरिए से। थर्ड इम्पॉर्टेंस जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस जो, दैट इज सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग सर्विस का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अगर आप देखोगे ये किस में हेल्प करते हैं? जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर्स है, ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऊपर जो है स्काई पे क्या है? यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या है? बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से बर्ड्स हैं। या इंसेक्ट्स में बना रहा हूँ, यहाँ पर ये इंसेक्ट्स हैं। अब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है? ये पॉलिनेट करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर सीड्स होते हैं, ये बर्ड आता है, इस सीड को लेकर जाता है और किसी और प्लांट के एंथर पे डाल देता है। जब किसी प्लांट, इस प्लांट ए का और प्लांट बी, इस प्लांट ए का सीड इसने लिया और किस पे डाल दिया? प्लांट बी के एंथर के ऊपर। तो दैट मीन्स क्या हो जाता है? ये किस में हेल्प करिए? ये इंसेक्ट भी हो सकता है, ये बर्ड भी हो सकता है। तो इससे, इस बायोडाइवर्सिटी से क्या फ़ायदा मिलता है? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसको बोला जाता है सपोर्ट करना। किस में सपोर्ट करना? पॉलिनेशन में सपोर्ट करना। मतलब ये इसको बोला जाता है सपोर्टिंग सर्विस। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। कल्चरल सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? क्या कल्चरल सर्विस, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? कल्चरल सर्विस में क्या प्रोवाइड करता है? इको टूरिज्म, जो कि आपको सबको पता है, इको टूरिज्म में बायोडाइवर्सिटी का मेजर रोल रहता है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या, आप जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, इसमें कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर, ये बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब समझो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने इकोसिस्टम समझ आया होगा, मैंने आपको बोला फूड चेन होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, ए बी के ऊपर, फिर सी, फिर डी,
फिर ई, इस तरीके से चलता है। तो दैट मीन्स अगर स्पीशीज ए है, ठीक है, अगर स्पीशीज ए है तो दैट मीन्स स्पीशीज बी सर्वाइव कर सकता है आराम से। अगर स्पीशीज बी है तो स्पीशीज सी आराम से रह सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इस प्रोसेस चलता रहता है। तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स एक दूसरी, ये क्या है, एक स्टेबल कम्युनिटी है। दैट मीन्स स्टेबल कम्युनिटी का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और ये पूरा बैलेंस में है। सपोज समझो कि यहाँ पर ये सी नहीं है, जिसके ऊपर क्या था, डी डिपेंड था। तो दैट मीन्स जब सी नहीं है तो डी जो है ये मर जाएगा। जब डी मर जाएगा तो ई मर जाएगा। जब ई मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ये जो बैलेंस जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे और एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, फिलहाल आप ये समझो। इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की या बायोडाइवर्सिटी की। इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ईच ऑर्गेनिज्म हैज स्पेशल रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम विच इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निश, ठीक है। यहां पर मैं समझाऊंगा आपको कि इकोलॉजिकल निश का मतलब क्या था। ये कोई प्लेस नहीं होती है, याद रखो, मैंने पहले भी बोला हैबिटेट होता है कि एक डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं हैबिटेट। इकोलॉजिकल निश जो होता है ये हैबिटेट नहीं, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेस नहीं है एक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, ये रोल होता है ऑर्गेनिज्म का उस प्लेस पे। वो क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सब हर एक चीज जो है उस प्लेस पे जो एक ऑर्गेनिज्म करता है उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल निश। मतलब उसका रोल जो है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर कीवर्ड जो है इसका स्पेशल रोल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज स्पेशल रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना रोल होता है इकोसिस्टम में, अपना रोल वो प्ले करता है। कैसे खाता है, क्या पीता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कितने बजे सोता है, ये इसका पूरा रोल हो गया। विच इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निश, जो इसको बोला जाता है ये इसका एक निश है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ एनी स्पीशीज लीड्स टू इकोलॉजिकल निश गेटिंग वैकेंट। और अगर एक स्पीशीज का खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, मर जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल निश जो है वो पूरा वैकेंट हो जाएगा, पूरा वैनिश हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। दिस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोसिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोसिस्टम का इक्विलिब्रियम जो होता है वो खत्म हो जाता है। एंड लीड्स टू इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अब समझो, मैं आपको इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझाऊंगा। लेमन एग्जांपल हम ले लेंगे सो दैट आप अच्छे तरीके से को समझोगे। देखो, ये फॉरेस्ट एरिया है, ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। फॉरेस्ट एरिया है और ये क्या है, ये विलेज ले लो या सिटी ले लो, जहां पर कौन रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। ध्यान से समझो, एक बैरियर है, मतलब ये फॉरेस्ट एरिया है, ये एक कम्युनिटी यहाँ पर है जहां पर लोग रहते हैं, यहाँ पर विलेज में या सिटीज में। फॉरेस्ट में आपको पता होगा फॉरेस्ट में रहता कौन है। फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है लाइन, यहाँ पर टाइगर है, यहाँ पर वोल्फ है, ठीक है, यहाँ पर डियर है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स है, मैं एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जैसे लायन जो है ये किसको खाता है, सपोज ये खाएगा डियर को, या टाइगर जो है ये किसको खाता है, डियर को, या टाइगर किसको खाता है, या वुल्फ को खाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इतना ठीक है। तो दैट मीन्स अगर डियर की स्पीशीज है, पॉपुलेशन है किसमें, फॉरेस्ट में, तो दैट मीन्स टाइगर की पॉपुलेशन जो है ये भी सर्वाइव करेगा, क्योंकि इनका फूड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डियर के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स जब डियर अवेलेबल है तो टाइगर भी जिंदा है, उनकी स्पीशीज भी अवेलेबल है। सपोज क्या हो जाएगा, जो डियर है, डियर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्या रीजन है हमें उस रीजन में नहीं जाना है। सपोज इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, डियर की पॉपुलेशन कम हो जाती है। जब डियर की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो टाइगर जो है इसको फूड जो है, इसको फूड की जरूरत है। जब फूड इसको नहीं मिलेगा, लिमिटेड फूड मिल जाएगा, तो क्या हो जाता है,
सपोज अब ये टाइगर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। सेम फूड के लिए सेम स्पीशीज क्या करती है, कंपटीशन करते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर, डियर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब डियर बहुत कम है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पर ये समझो कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब टाइगर जो है, टाइगर आपस में लड़ेंगे, किसके ऊपर लड़ेंगे, इस फूड के। जो कि स्ट्रांग होगा वही इस फूड को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है और खा सकता है। अब जो खाएगा तो वो तो निकल जाएगा, अब बचे कौन, बाकी उनके पास खाना नहीं है। अब वो क्या करेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इन डियर को क्या किया, हमने इनकी पाउचिंग की है, हमने इनको कैप्चर किया है। किन्होंने, ह्यूमंस ने, जिसकी वजह से इसकी पॉप सपोज मैं बोल रहा हूँ इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन उससे इम्पैक्ट देखो क्या है, इससे इम्पैक्ट ये कि टाइगर पॉपुलेशन के पास अब क्या है, खाना नहीं है। जब इनके पास खाना नहीं है, या क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। इनकी पॉपुलेशन दैट में एक पॉपुलेशन देखो, डियर की पॉपुलेशन का कम होना, देखो टाइगर्स के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। ऑटोमेटिकली 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 100 साल, एक सेंचुरी में टाइगर की पॉपुलेशन ही वैनिश हो जाएगी, पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे चांसेस क्या है, जब इन टाइगर्स के पास क्या है, खाना नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, ये अब यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, विलेज और सिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है। जब विलेज और सिटीज़ में आ जाते हैं, किसके लिए, किनको खाने के लिए, जो भी इनको फिर मिल जाएगा, ह्यूमंस मिले रास्ते में उनको खा सकते हैं, डॉग मिलेगा उनको खा सकते हैं, जो जो इनको मिल रहा है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो रास्ते में, और वो उनको खा लेता है। ठीक है, या ह्यूमंस को खा लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, दूसरा एक एग्जांपल समझो फिर से, ये फॉरेस्ट है और ये सिटी है, ये कोई विलेज है, जो भी है। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट जो है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, हमने जंगल को काटना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जो यहाँ पर हैबिटेट था किनका, इन वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट था, ठीक है, अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं, इनका हैबिटेट ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। वो फॉरेस्ट 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 को, पूरे फॉरेस्ट को काट किया गया। अब ये वाइल्ड एनिमल्स क्या करेंगे, फिर से कहाँ पर आ जाएंगे, सिटीज़ में आ जाएंगे, विलेज में आ जाएंगे, और लोगों को खाना शुरू करेंगे और यहाँ पर रहना शुरू करेंगे। तो दैट मीन्स क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब यही है, अगर एक एनिमल जो होता है वो लॉस होता है, उसकी वजह से पूरा इकोलॉजिकल निश ही क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, और पूरा इक्विलिब्रियम जो इकोसिस्टम का वो मेंटेन नहीं रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। और इसको नाम क्या दिया जाता है, इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। देखो ये, इसको समझो, जो मैंने एरोज दिखाया, सबसे पहले क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द फूड वेब इन नेचर। क्वेश्चन आएगा कि बायोडाइवर्सिटी किस लिए क्रूशियल है, आपको बोलना है बायोडाइवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए है, फूड वेब को मेंटेन रखना। दैट मीन्स फॉरेस्ट्स का होना, वाइल्ड एनिमल्स का होना, या ओशंस का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर जो स्पीशीज़ है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि ह्यूमंस क्या करें, इनको ख़त्म करें। तो उस टाइम अगर हम अभी फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो हमारे हम अपने हिसाब से अगर सोचेंगे हमारे लिए तो ठीक है, एक पर्सनल व्यू के हिसाब से। लेकिन जब हम देखते हैं फ्यूचर जनरेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल एरिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है क्या करता है इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम क्या करता है, क्रूशल होता है फॉर मेंटेनिंग द फूड वेब इन नेचर। जब मैं इकोसिस्टम की बात करूं, इसका मतलब आप समझो कि मैं बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। हायर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हायर बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा, क्या वहां पर फूड वेब, सिंपल फूड वेब होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपको बोला, जब भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हर एक किस्म की लिंकेज बन रही है, तो आप बोलोगे वहां पर कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है इकोसिस्टम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन केस ऑफ हायर बायोडाइवर्सिटी, व्हेन द बायोडाइवर्सिटी इज हाई। ऑप्शन था कि
कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है, सिंपल फूड वेब होता है, इस तरीके के ऑप्शन थे। वो जब बायोडाइवर्सिटी हाई का मतलब होना क्या, हाई मतलब का होना जो है उसका मतलब क्या, वो है कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है। कॉम्प्लेक्स फूड वेब का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का चांस जो होता है ज़्यादा होता है सर्वाइवल का, दैट्स मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। जब मोर चांस है सर्वाइवल को जिंदा रहने के लिए, तो दैट मीन्स मोर स्टेबल फूड चेन एंड फूड वेब। तो इससे क्या हो जाता है, फूड चेन और फूड वेब स्टेबल रहता है। आई होप यहाँ तक आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है। मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो होता है, बहुत सारे कॉजेज हैं। क्वेश्चन आ गए कि कौन कौन सा क्या क्या रीजन, विच आर द फॉलोइंग इज द cause of loss of biodiversity, what are the reasons of the loss of biodiversity। ऑप्शन ए लिखा होगा, ऑप्शन बी लिखा होगा, ऑप्शन सी डी लिखा होगा। सबसे पहला रीजन जो है दैट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल, जो नेचुरल रीजंस होते हैं, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है दैट इज मास और मेजर एक्सटिंक्शन, मास या मेजर एक्सटिंक्शन। नंबर थर्ड जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या रीजन है, हम आराम से समझेंगे इसको। नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली एक पार्ट होता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस का। मैंने पहले बोला आपको कि 100 साल लगता है या 200 साल या 300 साल या 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी 1 डिकेड, ठीक है, क्या होने के लिए, एक प्रोसेस होने के लिए। एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हजारों साल लगते हैं। जब एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है, लेकिन वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो होता है वो नेचुरल एक फेनोमेनन होता है, जहां पर क्या होता है, वेयर वन लाइफ फॉर्म गिव्स वे टू अनदर लाइफ फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन। जब क्या होता है, एक लाइफ फॉर्म जो होते हैं वो उसका शेप चेंज होता है, मतलब वो एक नया हमें क्या देता है, एक नया पार्ट देता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। जैसे मैंने आपको बोला, ग्रास लैंड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 100-200 साल लगा उसको, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया। फॉरेस्ट जो किस में हो गया, लार्ज फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स जो पुराने स्पीशीज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो खत्म हो गए। ये ग्रासी जो थे वो खत्म हो गए, वो पूरा कन्वर्ट किस में हो गया, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है ये पार्ट होता है एक्चुअली जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है बाय नेचर, जहाँ पर एक लाइफ फॉर्म जो होती है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे लाइफ फॉर्म में या दूसरे बायोलॉजिकल सक्सेशन में। Rate of natural extinction is about 0.1 to 1 species extinct per million species। That means 1 मिलियन स्पीशीज में क्या होता है, सिर्फ एक स्पीशीज जो होती है वो एक्सटिंक्ट होती है। अब देखो कितना स्लो रेट है, दैट मीन्स उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो लॉस जो है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो होता है वो ये नेचुरल एक्सटिंक्शन, नेचुरल काजेज भी है, लेकिन इस नेचुरल काजेज का इम्पैक्ट उतना नहीं, उसका रेट नहीं है। मतलब 1 मिलियन स्पीशीज में एक होना, तो वो तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है किसका, नेचुरल काज का। दूसरा है यहाँ पर मास और मेजर एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है। मास और मेजर एक्सटिंक्शन इंक्लूड्स incidents of major extinction which happens due to some catastrophic events। जो किसकी वजह से होता है, कुछ catastrophic events होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर हो गया, पूरा फॉरेस्ट ही जल गया, या अर्थक्वेक आ गया, या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो पूरे जो स्पीशीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो दैट मीन जब मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये एक मेन रीज़न है जिसमें क्या होता है, मेजर एक्सटिंक्शन होता है कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से, फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, अर्थ has experienced such 5 cases in last 500 million years। 500 मिलियन ईयर्स में से ऐसे 5 केसेस आ गए जिसकी वजह से क्या होने लगा, क्या हो गया, मास एक्सटेंशन हुआ है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 5 केसेस में देखने को मिला है कि मास एक्सटेंशन हुआ, वो भी किस में, 500 मिलियन ईयर्स में। दिस में बी इधर नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज, या तो क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, ये नेचुरल भी हो सकता है क्योंकि नेचर की वजह से हो सकता है, और इट कैन बी ड्यू टू सम मेटेरिटिक
इम्पैक्ट या मेटेओर्स का इम्पैक्ट आया होगा, उसकी वजह से बोला जाता है कि मास एक्सटेंशन हो गया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन का मतलब होता है मैन मेड काजेज। क्वेश्चन आएगा एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या, आपको बोलना है मैन मेड काजेज की बात कर रहे हैं, ह्यूमन काजेज की बात कर रहे हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है ये किसकी वजह से है, वो है मैन मेड रीजंस की वजह से, मैन मेड कॉजेज हैं। और इन मैन मेड रीजन जो है ये 100 टाइम्स इसका रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू किससे, नेचुरल एक्सटिंक्शन से। क्वेश्चन आएगा तो मेजर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से होता है, क्या नेचुरल एक्सटिंक्शन है, क्या मास है, क्या एंथ्रोपोजेनिक। आपको एंथ्रोपोजेनिक टिक करना है कि मेजर काज जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का होना वो ह्यूमंस की वजह से, काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, फॉर एग्जांपल हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, हम पूरा वाटर जो है पूरा वाटर वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, हर एक चीज। तो ये भी क्या बन जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज 1000 नहीं 1000 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नेचुरल एक्सटेंशन। इसका मतलब ये समझो, अगर हमारे पास 10,000 स्पीशीज हैं, 10,000 स्पीशीज हैं, इसमें से सपोज 5 स्पीशीज जो है वो क्या हो गई, इसमें एक्सटेंट हो गई, तो 1000 टाइम ज्यादा है, क्या क्या बोलते हैं उसको, जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो जाता है। मतलब 1000 टाइम्स मोर एक्सटेंशन होता है किनकी वजह से, ह्यूमंस की वजह से एज कंपेयर टू नेचुरल। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि नाउ साइंटिस्ट से दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। अभी तक कितना हुआ, मैंने बोला है अभी आपको कि 5 टाइम्स हुआ है, ऐसा केस 5 बार हुआ है कि मास एक्सटेंक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, उनकी प्रिडिक्शन ये है कि उन्होंने बोला कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब सिक्स्थ मास एक्सटेंशन की वजह से जा रहे हैं, जिस हिसाब से एटमॉस्फेरिक चेंज देखने को मिल रहा है। जिस टाइम बारिश होनी होती है उस टाइम होता ही नहीं, जिस टाइम मानसून होना होता है उस टाइम नहीं होता है। सपोज एंडिंग मई में क्या होना चाहिए था, मानसून स्टार्ट होता है, लेकिन जून में यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ मानसून को होना होता है एंडिंग में, या तो मई 15 मई या 20 मई से स्टार्ट होता है, 5 दिन पहले 10 दिन बाद में। तो दैट मीन्स इसको ये कुछ इंडिकेशन है जिसकी वजह से बोला जाता है कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे रीजन, मैंने बोला क्लाइमेटिक रीजन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन अगर आएगा आपको कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, किस मास एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, हम फोर्थ मास एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, फिफ्थ की तरफ जा रहे हैं, सिक्स्थ की तरफ, आपको बोल रहा है वी आर वेरी क्लोज टू, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, राइट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है और इसको पब्लिश कौन करता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ पर। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की हम बात करते हैं, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको आप WWF बोलते हो। अब SSB के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा WWF का मतलब क्या होता है, आपको बोलना है वर्ल्ड वाइड फंड, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन SSB पूछ लेता है। नंबर पहला क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन सेकंड क्या बनेगा कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये क्या पब्लिश करता है, किस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, आपको बोलना है वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये पब्लिश करता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, आपको बोलना है वर्ल्ड वाइड फंड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है was published by वर्ल्ड वाइड फंड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन को समझो फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ए ऑप्शन आएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। बी आएगा UNDP, थर्ड आएगा IUCN, फोर्थ आएगा UNFCCC, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको किसको टिक करना है, लिंक प्लेनेट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, आपको बोलना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं, याद रखो वर्ल्ड वाइड फंड नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है। दूसरा क्या है, दूसरा इसकी फुल फॉर्म समझो, यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईयूसीएन का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इसको ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यूएनएफ ट्रिपल सी का मतलब यूनाइटेड नेशन, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यूएनएफ ट्रिपल सी, क्लाइमेट एंड यूएनएफ ट्रिपल सी, ये कुछ क्लाइमेट चेंज के साथ, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर क्लाइमेट चेंज शायद, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो दो क्वेश्चंस आपको यहां से बन गए, इस लाइन से दो क्वेश्चंस बन गए। एज पर द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से, किस रिपोर्ट से, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज अबाउट 100 to 1000 स्पीशीज पर 10,000 स्पीशीज। 10 के स्पीशीज में से, 10,000 स्पीशीज में से कितना एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, 100 स्पीशीज या 1000 स्पीशीज का एक्सटेंशन होता है पर 10,000 स्पीशीज में, कितने सालों में, 100 सालों में, जो कि कौन हमें बोलता है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट हमें बोलता है। दिस इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स मोर देन द नेचुरल रेट ऑफ एक्सटेंशन। जो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटेंशन जो होता है, जो मैंने अभी बोला, उससे ये 1000 टाइम्स ज्यादा है। ये तो था लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मैंने इसको स्टार बनाया है, वो बनेगा आपको लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के बारे में। द लिविंग प्लेनेट इंडेक्स विच मेजर्स द बायोडाइवर्सिटी एबंडेंस लेवल। क्वेश्चन आएगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी एबंडेंस कितना है, उसको मेजर किस इंडेक्स से किया जाता है, आपको बोलना है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स से उसको मेजर किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एग्जाम के लिए बनेगा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको मेजर जो है किस इंडेक्स से किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी एबंडेंस को मेजर कैसे किया जाता है, आपको बोलना हमारे पास एक रिपोर्ट होता है, एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, और इसको मेंशन किस में किया जाता है, एक रिपोर्ट में जिसको बोला जाता है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट, और उसको कौन पब्लिश करता है, आपको बोलना वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड करता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि लिविंग प्लेनेट इंडेक्स वाज, living planet index which measures the biodiversity abundance levels has been showing a persistent downward trend। ये लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट में क्या दिखाया जाता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया जाता है। डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन, रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इस डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब ये है कि रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्पीशीज जो है इसका एक्सटेंशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। उसके बाद ऑन एवरेज मॉनिटर्ड स्पीशीज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड बाय 58%। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये देखने को मिल रहा है 40% इनकी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। कहाँ से कहाँ तक, 1970 से लेकर 2012 तक। देखो 2000, यहाँ पर इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला एवरेज किया गया है, एवरेज निकाला गया 1970 से लेकर 2012 तक, मतलब ऑलमोस्ट 42 ईयर्स में देखने को मिल रहा है 58% जो है स्पीशीज का डिक्लाइन हुआ है, जो कि मॉनिटर, जिन स्पीशीज को मॉनिटर किया गया था उसमें से 58 पर, मतलब 100 में से 58 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया है, डिक्लाइन हो गया इनका, ठीक है। अब एक और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे, वहां पर क्या हम देखने को मिल रहा है, 40% ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, किसमें, 1970 से लेकर 2009 में। उसके बाद ग्रासलैंड्स की अगर बात करेंगे, 18% ओवरऑल डिक्लाइन ग्रासलैंड्स में देखने को मिल रहा है। एंड ग्रासलैंड्स एंड फॉर फ्रेश वाटर हैबिटेट के लिए क्या देखने को मिल रहा है, 81 स्पीशीज, दैट 81% स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर जो है इकोसिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमें 81% स्पीशीज का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 1970 से लेकर 2012 तक। देखो इन 2012 इन 42 ईयर्स में कितना डिक्लाइन स्पीशीज का हो रहा है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, किस तरीके से खत्म हो रहा है बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आ रही है, ये 42 ईयर्स का ही है। लेकिन अगर आप देखो कि नेचुरल में क्या होता है, 1000 सालों में या 100 सालों में एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो हजारों लाखों में स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है 42 ईयर्स में ही। बात समझ में आ रही है। तो ये था यहाँ पर, मैंने आपको बोला था कि बायोडाइवर्सिटी का मेन
रीज़न सॉरी मेन काज़ क्या है? अब यहाँ पर देखेंगे रीज़न्स क्या हैं बायोडायवर्सिटी के। सबसे पहला पॉइंट ये हम इंशाल्लाह चलो नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसमें हम ये कंप्लीट करेंगे रीज़न्स क्या है बायोडायवर्सिटी का, और मैं और लेकर आऊँगा कि पोल्यूशन के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे हम, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। स्पिलवे के बारे में जानेंगे, ये ऑयल सिक का मतलब क्या, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि मुंबई में क्या हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे ऑयल स्पिलवे के बारे में 2010 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था, और हम पढ़ेंगे एलियन स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है? कौन-कौन सी स्पीशीज़ एलियन स्पीशीज़ होती है, हम देखेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल की बायो कैपेसिटी किसको बोला जाता है, जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी होती है, असिमिलेटिव कैपेसिटी कितनी है, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इकोटार्ड क्या होता है, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये सेशन समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ज़रूर आप कमेंट्स में मेंशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? बाकी लोगों के बारे में भी सोचो। मैंने आपको पहले ही बोला था, इस पॉइंट बात को हमेशा याद रखो। आप बाकी लोगों के बारे में सोचो, उनका केयर करना शुरू करो, आपका केयर जो है ऊपर वाला हमेशा करेगा। ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है? सबके लिए अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।